गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। सो हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं। ओके, ये हमारा सेकंड वीडियो है। सो सेकंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बिकॉज कई लोग क्या है सिर्फ डायरेक्ट MCQs ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े, आप MCQs पढ़ोगे तो वो कैसे रटाएंगे? मतलब कुछ चीज़ तो समझ में आना चाहिए ना, अगर MCQs भी सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे MCQs जो है मैंने PYQ लिए हैं, इट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के उठाए हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें जो मेन लोग हैं भैया, मतलब CDP में जो मेन लोग आते हैं, जैसे प्याजे आ गए, वाइगोट्स्की आ गया, कोहलबर्ग आ गए, वंडूरा आ गया, ठीक है, गार्डनर आ गया, एरिक्सन आ गया। तो इनके सिद्धांत का बिल्कुल ऊपर टू द पॉइंट थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को MCQ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, इज़न्ट इट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पूरे MCQs हैं, अबाउट 50 MCQs हैं, बट चूँकि मैंने आपको 100 MCQs क्या बोला था, बट इसमें मैंने आपके थोड़े नोट्स ले लिए हैं, इसलिए इसमें 100 MCQs नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हमको बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ एरिक्सन। ठीक है, पोथी टाइप का बिल्कुल नहीं रहेगा, टू द पॉइंट बात करेंगे, सिद्धांत एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसके पॉइंट्स बात करेंगे कि भैया ने बोला क्या था। ठीक है, तो एरिक्सन की बात करते हैं। तो एरिक्सन ने दिया था भैया सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इन्होंने 8 विभिन्न चरण दिए थे। अब इसमें सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, एरिक्सन ने कितने चरण दिए थे? 8 चरण दिए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, या फिर कोई पूछ लेगा कि सामाजिक विकास के सिद्धांत में 8 चरण किसने दिए, तो पता होना चाहिए एरिक्सन ने दिए। अब वो 8 चरण में से कोई सा भी एक चरण उठा के पूछ लेगा आपसे, है ना, कि ये दिया है या नहीं दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं PYQ में। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने 8 चरण दिए हैं, जो जीवन के प्रत्येक चरण में एक महत्वपूर्ण विकासात्मक संघर्ष होता है। एक्चुअल में होता क्या है, हम कोई से भी चरण में हमारे जीवन में, मतलब जीवन जो है विकास तो चलता है, एक दिशा में चल रहा है। ठीक है, हम पहले मतलब नवजात होते हैं, फिर शिशु बनते हैं, बाल्यावस्था आती है, ठीक है, फिर उत्तर बाल्यावस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, वयस्क अवस्था आती है, उसके बाद हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं। तो हर अवस्था में एक ना एक संघर्ष होता है। जैसे मान लो अभी आप लोग किशोर अवस्था में होंगे, तो किशोर अवस्था में 2 चीज़ें हैं आपके सामने, या तो यूट्यूब पर रील्स चला लो या तो फिर पढ़ाई कर लो। संघर्ष है दोनों के मध्य, कि दोनों के मध्य क्या करना है। ठीक है, तब आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना होगा। तो ये संघर्ष हर एज में चलता है। ओके, तो एरिक्सन ने ऐसे महत्वपूर्ण संघर्ष को बताया है। प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है हर चरण में, कि मैं ये करूं या ये करूं। ठीक है, जिसका समाधान व्यक्ति के भविष्य के विकास और सामाजिक संबंधों पर पड़ता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ रील्स चला लोगे तो आपके भविष्य का विकास सोचो क्या होगा, और आपके सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। यह सिद्धांत बताता है कि मानव व्यक्तित्व जीवन भर बदलता है और विकसित होता है। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई बोले कि मेरे को कार्टून देखना है, या फिर मतलब, हालांकि मैं तो अभी भी कार्टून देखती हूँ, मतलब कुछ जो है जब कार्टून नहीं देखते हैं वो कार्टून और फिल्म में से फिल्मों को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भैया ये है कि जो सिद्धांत बताता है कि मानव का व्यक्तित्व, किसी एज में आपको सिर्फ कार्टून पसंद थे, ठीक है, आपको कोई बोले कि न्यूज़ चला के आपको वो देखना है, ओलंपिक का मैच वगैरह देखना है, तो आप बच्चे थोड़ी ना देखेंगे उसको। ठीक है, तो उस हिसाब से चला था। तो एरिक्सन के मुख्य 8 बनाम बोलते हैं इनको हम। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास, ये जन्म के 1 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। इस चरण में बच्चा सीखता है कि अपने देखभाल करने वालों पर भरोसा कर सकता है, जो उसको मारता है। जैसे मान लो कोई बाहर का, जैसे मान लो कोई कीड़ा हो गया, ठीक है, कोई कीड़ा वगैरह हो गया, उसने बच्चे को एक आधी बार काट लिया है, तो वो कीड़े से डरेगा ही कि इसके पास तो मैं नहीं जाऊँगा, ये मुझे काटता है। ठीक है, तो ये बात होती है भैया विश्वास की, कि उसको उस पर भरोसा ही नहीं है। ठीक है, तो भरोसा नहीं तो वो उससे कीड़े के पास नहीं जाएगा। ठीक है, और आगे चलकर अगर हम देखें तो विश्वास की बात करें, तो बच्चों को जब हम बहुत ऊपर उछालते हैं तो बिल्कुल उन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि उनको हम पे विश्वास है कि हम उनको पकड़ ही लेंगे। ये छोटे बच्चों की बात है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे, जिनको बहुत ऊपर तक उछाला जाता है और वो हंसते हैं। हमको अभी उछाल दे तो हम लोग क्या हाल होगा। ठीक है, तो इस चरण में बच्चा सीखता है कि वह अपने ये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चरण आता है 1 से 3 वर्ष में। इसमें बच्चा स्वायत्तता बनाम संदेह या लज्जा, 2 चीज़ सीखता है। ठीक है,
इस चरण में बच्चा स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण विकसित करता है। इस एज में जब बच्चा होता है तो वो आत्मनियंत्रण विकसित करता है, ठीक है। अगर बच्चा अपने कार्यों में सफल होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को जब कुछ करते हैं तो उनको टोका टाकी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, उनका काम बनता है तो उनमें आत्मविश्वास बनता है। अन्यथा और जैसे जैसे अगर उनमें उनका काम नहीं होगा, मतलब कोई भी कार्य कर रहा है बच्चा, अगर वो नहीं होगा तो उन्हें लज्जा महसूस होगी, ठीक है, उन्हें संदेह महसूस होगा, उसमें आत्मविश्वास नहीं आएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है पहल बनाम अपराध बोध, मतलब इनिशिएटिव या फिर इसमें गिल्ट आ सकता है, ठीक है। आप पहल कर लो या आप मतलब नहीं कर सकते पहल, उस टाइप का। तो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इस वर्ष में बच्चा सीखता है निर्णय लेना, ठीक है। तो अगर वह सफल होता है तो उसे पहल करने में साहस मिलता है, ठीक है, वही बात हो गई है। और अगर वो असफल होता है तो वो गिल्ट महसूस करता है, फिर वो अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को शुरुआत करेगा तो वो, अगर बच्चे बचपन से उस मतलब क्या बोलना चाहिए, सफलता नहीं मिल रही है, किसी काम में उसका वो नहीं हो पा रहा है, पहल नहीं कर पा रहा है वो नई चीज़ को करने से, तो उसके जीवन भर ये चीज़ें उसके मन में बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है उद्योग बनाम हीनता। इसमें 6 से 12 वर्ष का बच्चा है। इसमें क्या होता है, इस चरण में बच्चा कामकाज और अन्य गतिविधियों में सफलता प्राप्त करता है। सफलता से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, और असफलता में हीनता की भावना आती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पहचान बनाम भूमिका भ्रम। 12 से 18 वर्ष का बच्चा, ठीक है, 12 से 18 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ कि मेरी पहचान बने, ठीक है, ऐसा कुछ सोचता है वो। और अगर ऐसा वो नहीं कर पाता है तो उसमें भूमिका भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। वो उसको कन्फ्यूजन आ जाता है कि मैं क्या हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता उसको, ठीक है। इस अवस्था में हमको डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या है, तो हम उसमें पाथ पे चलते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में हम कन्फ्यूज़न आ जाता है तो हम लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है। उसके आती है सन्निकटता बनाम एकाकीपन। इसमें क्या होता है, युवा वयस्क 18 से 40 वर्ष का जो होता है, ठीक है। तो 18 से 40 वर्ष में क्या होता है, इस चरण में व्यक्ति करीबी और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और अगर वो सफल होता है तो उसके संबंध स्थायी विकसित हो जाते हैं, मतलब उसमें भावनाओं का विकास होता है, ठीक है, संबंध बनाने की उसमें चीज़ें आ जाती है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती उसके जीवन में तो वो उसमें एकाकीपन आ जाता है, ठीक है, एकाकीपन का अनुभव करने लगता है। उसके बाद आता है 40 से 65 वर्ष के बीच में उत्पादकता बनाम ठहराव, ठीक है। इस चरण में व्यक्ति क्या होता है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका काम तो हो गया, उनका जितना करना था उन्होंने कर लिया, अब वो सोचता है कि मैं अपनी अगली पीढ़ी जो है उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इस एज में यही करते हैं, ठीक है। यदि वह सफल होता है तो उसको अच्छा लगता है, उत्पादकता का अनुभव होता है। और यदि वो कुछ भी नहीं करता है, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में ठहराव और निराशा का अनुभव उसको होने लगता है, उसका जीवन नीरस बन जाता है, किसी प्रकार का उत्साह नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा समग्रता बनाम निराशा। और ये क्या होता है, वृद्धावस्था में देखा जाए ना, तो जब हम पूरी चीज़ों की बात कर लें, जब हमको वृद्धावस्था आती है तो उस चरण में व्यक्ति जब पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, क्या मैं अकेला रहा हूँ, क्या मैंने दूसरों के लिए कुछ किया है, क्या मैंने कुछ जीवन में पाया है, ठीक है, मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या कर पाया हूँ। तो इस एज में वह पीछे मुड़ के जब देखता है तो अपने जीवन से जब संतुष्ट होता है तो उसको समग्रता का अनुभव होता है, राइट, उसको एक इंटीग्रिटी का फीलिंग होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें निराशा आती है, ठीक है, वो क्या होता है, निराश हो जाता है अपने जीवन से। क्लियर है। तो सिद्धांत का सार तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो ये नोट्स भी मैं अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। और अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं ये दे दूँगी इसके PDF नोट्स। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ई पाठशाला नाम से ही बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट भैया जी हम लोग पढ़ लेते हैं जीन पियाजे महाशय को। जीन पियाजे महाशय ने क्या बोला था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, ठीक है। ओके, सो अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दैट इज द संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आता है, तो आंख बंद करके लगा देना जीन पियाजे को, ठीक है। संज्ञान मतलब क्या होता है भैया, आप किसी चीज़ पे सोचते हो,
आपको कोई चीज़ पता है तो वो संज्ञान के अंतर्गत आती है, राइट। तो इसमें क्या है, बच्चे के मानसिक विकास को 4 प्रमुख चरणों में इन्होंने विभाजित किया। इसमें मेनली ये लोग पूछते हैं कि कितने चरण में विभाजित किया था जीन पियाजे ने, तो 4 चरण में किया था। वो 4 चरण कौन कौन से, उस चरण में बच्चा क्या क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला चरण होता है संवेदी मोटर अवस्था, दैट इज दी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो है वो स्पर्श करके, कुछ देख के, कुछ सुन के या कुछ स्वाद लेके, ठीक है, उनके माध्यम से सीखता है, या फिर अगर वो कुछ शारीरिक गतिविधि करता है तो उसके माध्यम से समझने की कोशिश करता है कि कैसे चलना है। मतलब कोई बच्चा है जैसे वो घुटने पहले चल रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ना तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ के भी आगे बढ़ सकता हूँ तो उस चीज़ को मतलब वही गतिविधि करके या सेंसेस के थ्रू समझता है, ठीक है। और इस अवस्था में शिशु अपने आसपास की चीज़ों को प्रत्यक्ष प्रभाव डालने की क्षमता को पहचानता है। मतलब कुल मिला के ये कि बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। इस साल का बच्चा यही होता है, ठीक है। इसकी बात करें स्थायित्व की अवधारणा, ये बहुत आता है, स्थायित्व की अवधारणा का विकास होता है, ठीक है। इसमें भैया जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हमारे स्थायित्व की अवधारणा आती है। ओके सॉरी, मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ गया था। सो हम लोग कहाँ थे कि बच्चा जो है वो स्थायित्व की अवधारणा का विकास होने लगता है, जहाँ बच्चा समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे नहीं दिखाई देती। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इस अवस्था में एक्चुअल में क्या होता है ये कि जब हम आप लोगों ने बचपन में किया होगा ना, बचपन में क्या आप लोगों ने बच्चों को किया हुआ, ऐसे नहीं हम लोग बच्चे के ऊपर चुन्नी डाल देते थे और फिर उसको बोलते थे ता ता, तो वो बच्चा सोचता था, मतलब वो हंसता था। एक्चुअल में वो इसलिए हंसता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अरे ये तो जादू है। मतलब अभी ता किया तो सामने थे और अभी ता किया तो गायब हो गए, ठीक है। तो इस एज में बच्चा समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती है जब वो नहीं दिखाई देती, ठीक है। बच्चे की क्रियाएं आकस्मिक होती है, जैसे कोई वस्तु गिरना और उसका परिणाम देखना, ठीक है। तो एकदम देखता ही है, कहीं से भी आवाज़ आएगी तो उस चीज़ को देखता है, तो ये इसके अंतर्गत ये चीज़ आएंगी, ठीक है। सेकंड, इसमें भाई साहब क्वेश्चन है ना इस प्रकार आएंगे कि इनके नाम क्या है, ये नाम भी आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 से 7 वर्ष तक। एज भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि कौन सी स्टेज इसके अंतर्गत आएगी। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, बच्चा कल्पनाशील, अब सोच के देखो ये वाला बच्चा क्या होता है, कल्पनाशील होता है, प्रतिकारात्मक सोच होती है, ठीक है। जैसे कि एक वस्तु को दूसरे के रूप में इस्तेमाल करना। एक्चुअल में ये लोग है ना अकेले नहीं खेलते रहते हैं, जरा कुछ भी मतलब लड़के जो है वो गाड़ियाँ बना रहे हैं कि यहाँ से मैं जाऊँगा, ऐसा ऐसा वो खुद से बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्रियाएं होती हैं 2 से 7 वर्ष, दैट इज़ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या बोली है, स्व केंद्रित होते हैं बच्चे। इस अवस्था में बच्चे केवल अपनी दृष्टि से दुनिया देखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई। मतलब बच्चे का ये है कि भले ही घर के सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं मतलब ये हीरो ज़्यादा अच्छा है, पर नहीं, उसका तो डोरेमोन ही सबसे बेस्ट है, उसका तो स्पाइडरमैन ही सबसे बेस्ट है। मतलब उसका ऐसा है कि मैंने जो बोल दिया वो दुनिया में सबसे अच्छा है, ठीक है। मतलब उसकी पसंद दुनिया जाए तेल लेने, उस टाइप से स्व केंद्रित होता है, दूसरों को नहीं सोचता है कि वो क्या सोचते हैं। बच्चे अभी तार्किक रूप से नहीं सोच पाता और तार्किक कहाँ ही सोचेगा, जब वो दूसरे के दृष्टिकोण को ही समझ रहा है तो तार्किक तो बिल्कुल नहीं सोच पाता है, ठीक है। और समस्याओं को हल करने के लिए तर्क इसमें बिल्कुल उपयोग नहीं होता है, ठीक। संरक्षण की बात करें तो कि समझ का अभाव होता है, बच्चे ये नहीं समझ पाते किस वस्तु का रूप बदलने पर उसकी मात्रा एक जैसी रहती है। जैसे बच्चे को अपन बोल दें कि एक गिलास में पानी डाल दिया, मतलब वो कुल मिलाकर है आयतन हो गया, दाब हो गया, मतलब ये जो है उन सब चीज़ों को बच्चा अभी नहीं समझ पाता। कितने साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, ठीक है, जब तक कि उसको नहीं समझा दिया जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा। अब ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है भैया 3 नंबर की है, 7 से 11 वर्ष की, ठीक। पहला 1 से 2 था, फिर 2 से 7 था, फिर 7 से 11 है। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था 3 नंबर की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, बच्चा ठोस सोच रखता है, ठीक है। अब वो वास्तविक सोच और ठोस सोच के बीच समस्याओं को हल कर सकता है, ठीक है। संरक्षण की अवधारणा समझ सकता है, मात्रा, संख्या, वजन, इन सब बातों को समझने लगता है, ठीक है। अब आप बोलो कि भाई 1 किलो में 2 ही आम आए,
2 ज़्यादा कम हो गया, 4 आम आए, 1 किलो में 4 ही आम आए। अब बच्चा सोचेगा 4 आम, उस दिन नाना जी 1 किलो में बहुत सारे आम लेके आए थे। तो वो डिपेंड कर रहा था साइज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बच्चा इस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चा वर्गीकरण जो है, डेट इज़ द क्लासिफिकेशन, और जो सीरीज होती हैं उनको समझ लेता है, ठीक है। वस्तु के आकार, रंग, विशेषताओं को वर्गीकृत कर सकता है। बच्चों में सहानुभूति विकसित होती है, मतलब हाँ वो दूसरों के दृष्टिकोण को भी अब समझता है, ठीक है। मतलब जो क्रिया है वो वहाँ नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे वो कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 4th औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अब औपचारिक हो गया है वो, औपचारिक रूप से 12 वर्ष से आगे का। अब आप खुद सोचो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे की अमूर्त सोच होगी। आप बच्चे को बोलेंगे मानो एक राम था, वो ऐसा गया, ये गया, वो गया। अमूर्त सोच विकसित होगी उसकी, वो खुद भी सोच सकता है, ठीक है। भविष्य की संभावनाओं पर विचार कर सकता है, ठीक है। समस्याओं को हल कर सकता है, क्या होगा यदि ऐसा हो तो वो बच्चा कर सकता है, सोच सकता है उस चीज़ पे, ठीक है। पर अभी भी बच्चे अधिक जटिल तार्किक विचार की समस्याओं को हल नहीं करते हैं। दैट इज़ दी जो उसको बोलते हैं समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक मतलब पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव चीज़ बताओगे तो बच्चा उसको पॉजिटिव मान लेगा, उसको नेगेटिव चीज़ बताओगे उसको बच्चा नेगेटिव मान लेगा। बट वो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव को कंपैरिजन करके खुद की सोच नहीं बना पाएगा कि ऐसा होता है, ठीक। तो इस अवस्था में बच्चे नैतिक तर्क को आदर्शवाद का विकास करते हैं। इस अवस्था में बच्चों को आदर्श सिखाए जाते हैं, ठीक है। और आप बड़े उसमें सिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा, तर्क वितर्क करेगा, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत औपचारिक संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है। ओ माय गॉड, समथिंग इज वेंट रॉन्ग। जो समालोचनात्मक चिंतन है वो इस वक्त इस एज में आ जाता है, ठीक है। 12 वर्ष से आगे समालोचनात्मक चिंतन इस एज में आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे भटक गए हैं। हाँ सही तो है, हम गलत पढ़ लिए कुल मिला के। जब बच्चे अब अधिक जटिल तार्किक विचार और समस्याओं को हल निकाल सकते हैं, विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी, है ना। मैंने थोड़ा सा उसको गलत आप लोगों को वे समझा दिया। तो वो इस अवस्था की बात है, जो थोड़ी संक्रियात्मक अवस्था है उस अवस्था में होता है। तो ये 4 अवस्थाएं हो गई है, ठीक है। तो आपको अभी रिवाइज करवा देते हैं। संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें कुल मिला के इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों को और दुनिया की समझ होती है। इसमें प्रतीकात्मक सोच और स्वकेंद्रित होते हैं। इसमें ठोस और तर्कसंगत सोच होती है और संरक्षण की समझ होती है। इसमें अमूर्त विचार भी होते हैं, सैद्धांतिक विचार भी होते हैं। समालोचनात्मक भविष्य के विचार करने के लिए हम एबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आ जाएगा पियाजे के। अब हम वाइगोत्स्की के बिल्कुल शॉर्ट पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की ने सबसे पहले क्या दिया सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ठीक है। जेडपीडी क्या होता है, निकटतम विकास क्षेत्र इसको बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे को आता है इतना, ठीक। अब मैंने उसको हिंट दे दिया, क्या दे दिया मैंने उसको, हिंट दे दिया। जैसे अपन नहीं बच्चे को बोलते हैं, मान लो उसको एक अपन ने उसको जोड़ घटाव आते थे, ठीक है, जोड़ घटाव वगैरह आ गया। अब उसको हमने थोड़ा ज़्यादा लेवल का दे दिया है, ठीक है। अब उसका आंसर नहीं आ रहा है तो अपन ने उसको बता दिया बोडमास का नियम। क्या बता दिया, बोडमास का नियम। तो अपन ने उसको हिंट दे दिया, तुम बोडमास से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिर बच्चे ने यहाँ तक का क्षेत्र विकसित कर लिया हिंट देने के बाद। तो दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट इज द जेडपीडी, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे जेडपीडी के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक उपकरण, इसमें आएगा सामाजिक भी आएगा, सांस्कृतिक भी आ जाएगा। भाषा कहीं भी आता है तो भैया जी कौन आएगा, वाइगोत्स्की। भाषा संज्ञान आ गया तो वाइगोत्स्की। केवल संज्ञान आएगा तो जीन पियाजे, ठीक है। वयस्क मार्गदर्शन, जो कि मैंने जेडपीडी में बताया। आंतरिक संवाद किसी को बोलते हैं, जो बच्चे खुद में बातें करते ना, तो वाइगोत्स्की ने इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा मायने दिया है कि बच्चे आंतरिक संवाद, जो बच्चा बहुत अधिक आंतरिक संवाद करता है उसकी बुद्धि अच्छी रहती है, इनका ऐसा कहना था, ठीक है। निजी भाषण, सह निर्माण, ठीक है, और सामाजिक संपर्क। तो ये तीनों जो है वो सामाजिक क्रियाकलाप ही हैं, सह निर्माण और सामाजिक संपर्क, ठीक है। तो इस हिसाब से वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड ये चीज़ें याद रखना।
हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उनका ये कहना था भाई साहब सीधी भाषा में समझो कि कोई भी जो एक बच्चा जब होता है, कोई भी जब बच्चा होता है तो प्रत्येक बच्चे में होती है 8 प्रकार की बुद्धि। डिपेंड करता है वो किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करेगा, वो जिस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करता है वो बुद्धि डेवलप हो जाती है। सचिन तेंदुलकर की बात करूँ, ठीक है, तो उनके पास भी 8 बुद्धि थी, लेकिन उन्होंने कौन सी बुद्धि, खेल वाली बुद्धि पे अपना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो वो बुद्धि विकसित हो गई। क्या अब क्वेश्चन उठता है, क्या एक बच्चे में और दूसरी बुद्धि का अगर वो उपयोग करना चाहे तो क्या वो डेवलप होगी? भैया खेल में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, भैया गाना भी अच्छा गाता है, तो हाँ डेवलप हो सकती है अगर वो उन पर वर्क करे तो। ठीक है, एक एज में, ठीक है, 2-5 साल तक की एज में बच्चे के किसी भी बुद्धि पर वर्क किया जा सकता है तो बच्चा उसमें अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई थी। ठीक है, इसे मैंने आपको याद करवाया था, इसके पहले भी आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मेरी गार्डनर वाली वीडियो देख लेना, मैं इस वीडियो के एंड में लगा लूँगी। ठीक है, तो ये मैंने पूरी वीडियो से याद करवाई है, कैसे याद करोगे। ठीक है, तो इसमें भाषाई बुद्धिमत्ता, गणित तार्किक बुद्धिमत्ता, ठीक है, स्पेशियल बुद्धिमत्ता आ जाएगी, शारीरिक कनेक्टिव मतलब काइनेटिक जो होती है इंटेलिजेंट आ जाएगी, संगीत बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटरपर्सनल आ जाएगी, इंट्रापर्सनल आ जाएगी, उसके बाद है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो इसको नहीं देखा हो मेरी वीडियो देख लो, उससे बहुत अच्छे से मैंने इसको रटवाया है। ठीक है, अब चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 10 मिनट यहीं हो गए हमको। ठीक है, बंडूरा की बात करें तो बंडूरा में हमको इतने चीज़ें याद रखना है। बंडूरा का बोलना था कि बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव जो देखते हैं वो सीखते हैं, अनुकरण भी वही है, बच्चे ने जो देखा उसी चीज़ को बोलेगा। ठीक है, सामाजिक सीखने का सिद्धांत भी वही है ना, बच्चा जो समाज में देखेगा वो सीखेगा। आत्म प्रभावकारिता होती है, पर्यावरण का प्रभाव होता है, व्यवहार के परिवर्तन, दूसरों को देख देख के परिवर्तन होना, अवलोकन करके सीखना, अगर उसको चीज़ की प्रेरणा मिल रही, पुरस्कार मिल रहा है तो उस चीज़ से सीखेगा, यही है ना व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक संबंध सीखता है, मानक और मूल्यों के अनुसार वह अपने कार्यों को अच्छा और बुरा बोलता है। मानक मूल्य किसको बोलते हैं? किसी का मर्डर करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, ये मानक और मूल्य है। तो अगर वो ऐसी कोई चीज़ करता है तो उसको पता है कि हाँ ये गलत है। ठीक है, उसके हिसाब से भी बच्चा जो होता है वो सीखता है। कोहलबर्ग की बात करें, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की बात करी थी। ठीक है, तो नैतिक विकास सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, यह बताता है कि लोग नैतिकता का निर्णय और उनके आधार पर कार्य करने के तरीके को कैसे विकसित करते हैं। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तरों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से 3 मुख्य स्तर है ये आपको बताना चाहिए। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और परंपरागत स्तर। ठीक, पूर्व परंपरागत स्तर बोलता है पहली अवस्था अन्याय से बचना। ठीक, दूसरी अवस्था स्वार्थी लाभ। ठीक है, परंपरागत स्तर की बात करें तो तीसरी अवस्था समुचित व्यवहार जो हमें करना चाहिए। ठीक है, चौथी अवस्था कानूनी और सामाजिक व्यवस्था ने जो तुमको दिया है, जो परंपरा से तुम कर रहे हो। ठीक है, पर परंपरा। 5वीं अवस्था है सामाजिक अनुबंध, जो डिसाइड किया है, मतलब ये मेरा अधिकार है तो ये इसका कर्तव्य है, तो ये इसका कर्तव्य है तो ये मेरा अधिकार है, इस टाइप की बात है। ठीक है, मतलब इसीलिए हम वो कर रहे हैं, सामाजिक अनुबंध है इसलिए। और छठी अवस्था सार्वभौमिक नैतिकता कि भैया यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, भले ही वो उसके अधिकार नहीं है पर एक अपने में समझ होती है कि यार सार्वभौमिक नैतिकता जो हो इस प्रकार विकसित होती है। ठीक है, तो ये छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सार्वभौमिकता तक पहुँचती है। क्लियर है? उसके बाद प्राकृतिक, ये क्या कर लिया मैंने, हाँ ये फिर से आ गए, कोहलबर्ग फिर से आ गए हैं भाई साहब जी। तो यहाँ पे हम बात करें, कोहलबर्ग का नाम आता है तो इतनी की पॉइंट्स याद रखना। कोहलबर्ग ने बात करी नैतिक विकास की, कोहलबर्ग ने बात करी स्तर और अवस्थाओं की, प्रत्येक स्तर में उन्होंने 2-2 अवस्थाएं बताई है। इन्होंने बात करी सामाजिक अनुबंध की, इन्होंने बात करी नैतिक निर्णय की, इन्होंने बात करी है इसकी स्वतंत्रता, इसके अधिकार है ना, कर्तव्य, अधिकार, ये सभी चीज़ें। सामाजिक व्यवस्था की, व्यक्तिगत मूल्य की, परंपरागत नैतिकता की और सार्वभौमिक नैतिकता या सार्वभौमिक सिद्धांत की। किसने बात करी है? बंडूरा ने। ठीक, तो ये हमको इनका रट लेना है। समझ में आ गई है? क्या बोल दिया मैंने? बंडूरा बोल दिया ना, कोहलबर्ग, सॉरी, कोहलबर्ग आ जाएगा, कौन आएगा? कोहलबर्ग। ठीक है, बंडूरा में तो प्रत्यक्ष जो भी दिख रहा है अपने को बंडूरा में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब हमारे MCQs।
आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखना बेटा MCQ कैसे बनेंगे, ठीक है। सो करें स्टार्ट, ठीक है। बच्चा केंद्रित कक्षा की विशेषता क्या होगी? क्या होगा भैया उसमें? शिक्षक मुख्य होगा? नहीं भाई। शिक्षक छात्र सीखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये तो सही दे रहा है। रटने पर जोर देगा? नहीं। शिक्षण शांत और नियंत्रित वातावरण में होता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन भले ही नहीं समझ में आए अपने को, मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में बताया है, ठीक है। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बीच बीच में बहुत लेक्चर दिए कि भाई साहब छातना कैसे, यहाँ पे तो अलग ही छट गया है वो, ठीक है। मतलब दुनिया एक तरफ रहेगी पर अपने को क्या रखना है, बच्चे को केंद्र में रखना है, उसके बच्चे को सीखना चाहिए बस, ठीक है। उसके में अध्यापक मतलब बच्चा बहुत मस्तीखोर है या बच्चे का ध्यान नहीं है, बच्चे को नहीं आता है या फिर बच्चा सुनता नहीं है, होमवर्क नहीं करता है, डजेंट मैटर। अगर बच्चे को नहीं आता है मतलब शिक्षक को चेंज करो, बच्चा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आ जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त अवधारणाओं की मानसिक क्रिया सीखता है? अभी हमने पढ़ा अमूर्त, अ से अमूर्त अवधारणा और अ से औपचारिक संचारण, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना तब होता है जब बच्चा किसके साथ अंतःक्रिया करता है? वाइगोट्स्की ने क्या बोला था भैया? देखो वाइगोट्स्की ने इसमें से क्या समझ में आ रहा है आपको? वाइगोट्स्की ने इस टाइप पे कुछ बोला था, समीपवर्ती विकास क्षेत्र ZPD, ठीक है। ये ZPD को ही समीपस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं। ये अभी जो समझाया ना मैंने कि बच्चे को इतना आता था और इतना करने लगा, ये जो क्षेत्र है ना भैया जी, ये क्षेत्र है समीपवर्ती विकास क्षेत्र, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? रटने पर जोर देगा? गलत। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर बिल्कुल सही लग रहा है। शिक्षक केंद्रित है? गलत। निष्क्रिय छात्र? गलत। सही आंसर समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल से, है ना, ज़्यादा उसको लोड मत लीजिएगा, पर थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की किसने दी है? मल्टीपल मतलब भैया एक से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है क्या बच्चा? पहली बात तो बुद्धिमत्ता, बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये रहे हार्वर्ड गार्डनर, पहले ही थे, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है स्केफोल्डिंग जो अभी मैंने आपको ZPD का क्षेत्र बताया ना, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। देखो वाइगोट्स्की महाशय ने बोला ये है बच्चा, ये बच्चे को इतना आता था, ये बच्चे को इतना सिखा दिया, तो इस चीज़ को बोलते हैं समीपवर्ती क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ना वो समीपवर्ती क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र भैया? ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? समीपवर्ती क्षेत्र है, ठीक। ये जो प्रोसेस है भैया इसको कहते हैं स्केफोल्डिंग। क्या कहते हैं इसको? स्केफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। हो गया। तो स्केफोल्डिंग क्या है? क्वेश्चन, स्केफोल्डिंग के सिद्धांत संबंधित है। अच्छा किसने बताया? वाइगोट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कहीं दिख रहा है? हाँ ये रहा, क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये मेन वर्ड इनके लिख लेना। निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है क्या? होता है ना भाई, मेरे को बताओ। विकास है और एक है वृद्धि, ठीक है। शरीर की वृद्धि एक सीमित समय तक होती है ना, एक सीमित होती है ना, आप मैच्योरिटी पे आ जाती है, फिर उसके बाद वृद्धि नहीं होगी, पर विकास तो होगा, है ना। मानसिक विकास नहीं होगा क्या तुम्हारा? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है जीवन पर्यंत तो होता है। विकास एक दिशक होता है? ये नहीं यार, विकास एक दिशक का, मानसिक शारीरिक बहुत सारे विकास है। विकास बहुआयामी होता है, ये यहीं पे चेंज कर दिया। विकास लचीला होता है, तो कौन सा हमको लग रहा है? विकास एक दिशा होता है, यह गलत है। विकास अलग अलग प्रकार। अब यार तुम सोचो, हम बोलते हैं चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास मतलब क्या होता है बच्चे का? हम बच्चे का शारीरिक विकास भी करें, संवेगात्मक विकास भी करें, मानसिक विकास भी करें, भावनात्मक विकास भी करें, तो ये चहुमुखी विकास हो गया बच्चे का। तो विकास एक दिशा में कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। कोलबर्ग के अनुसार किस नैतिक विकास स्तर पर कार्यों के परिणाम, पुरस्कार और दंड के आधार पर निर्णय लिया जाता है? तो ये पूर्व परंपरागत वाला है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, तो उनको एक बार देख लेना, कॉपी में लिख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक शिक्षक देखता है कि छात्र केवल उसकी सहायता से समस्याओं को हल कर सकता है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चा किस विकास क्षेत्र में है? तो बच्चा
सहायता से सब सॉल्व कर रहा है तो बच्चा कौन से क्षेत्र में अभी, सीमावर्ती विकास क्षेत्र में है। ठीक, अब निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्र के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को कौन प्रोत्साहित कर रहा है? व्याख्यान विधि, भूमिका नाटिका विधि, तानाशाही विधि, मौन पाठन। अब मैं तानाशाही विधि तो यह थी कि तुम ही पढ़ रहे हो, उनका तो कोई यहाँ से बात है नहीं। व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर सुना दिए, खत्म बात। ठीक है, मौन पाठन कि मन में पढ़ो तुम तो। अब मुझे बताओ, ये तीनों में कहीं से कहीं तक आपको लग रहा है सक्रिय है? भूमिका नाटिका विधि, ठीक है, तो इसमें आप बच्चों से नाटक करवा रहे हो, उनको भूमिकाओं में ला रहे हो कि भैया तू बन जा राजा, तू बन जा गंगू तेली, मतलब इस टाइप से आप उसको कर रहे हो, सक्रिय भागीदारी कर रहे हो। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे वस्तु स्थायित्व कब प्राप्त कर लेते हैं? तो अभी अपन ने पढ़ लिया था ये, है ना, तो ये कब कर लेंगे? संवेदी गति अवस्था में कर लेते हैं। ठीक है, पूर्व के बाद की जो आई थी वो थी संवेदी गति अवस्था। ठीक, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये हो गया भाई साहब। किसी विशिष्ट उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करने और अप्रासंगिक उत्तेजनाओं का अनदेखा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विशिष्ट उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करने और अप्रासंगिक उत्तेजना, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, उत्तेजनाओं को अनदेखा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चयनात्मक ध्यान। भैया थोड़ा सा ध्यान का क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है, पर ये अपने इसमें सिलेबस में ही है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, जब हम जो चाहते हैं हम केवल उस पर ध्यान दें, अप्रासंगिक उत्तेजनाओं पर नहीं कि नहीं यार मेरा ये भी मन कर रहा है, नहीं यार मेरा ये भी मन कर रहा है, उस पर ध्यान न दें। हमारा जो मेन काम है उस पर ध्यान दें, तो उसको बोलते हैं चयनात्मक ध्यान। ठीक, समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट हम आते हैं एरिक्सन ने किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति को किस मनोवैज्ञानिक संघर्ष, किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, अब भी बताया था मैंने, किशोरावस्था में बच्चा ढूंढता है अपनी पहचान, मैं कैसे अपनी पहचान बनाऊं। ठीक, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखना किसके माध्यम से होता है? बंडूरा का भी हमने पढ़ा है, तो बंडूरा महाशय यहाँ से वहाँ तक तो देखने की बात करते थे, जब जैसा हम देखेंगे वैसा हम सीखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें कंडीशनिंग, अवलोकन, अनुकरण, तो क्या आ जाएगा इसमें? अवलोकन अनुकरण इसका आंसर आ जाएगा। राइट, 15 क्वेश्चन है। यदि कोई छात्र अपनी पुरानी पाठ्य सामग्री को याद नहीं कर पा रहा है लेकिन हाल ही के पाठों को आसानी से याद कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसलिए उसको ध्यान रखना, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनीशिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड एमनीशिया। र से रटना याद कर लो, अभी वाला रट लिया है, पहले तो सपाट है, तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्निहित प्रेरणा। अंतर्निहित प्रेरणा किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक, जो खुद से आती है मोटिवेशन। ठीक है, तो क्या आएगा? बाहरी पुरस्कार, क्यों बाहरी नहीं, खुद से आ रहे हैं, इंट्रिंसिक है। व्यक्तिगत संतोष, बिल्कुल व्यक्तिगत मतलब खुद के संतोष से उत्पन्न हुआ है, दंड के डर से नहीं, दूसरों को खुश करने नहीं, तो इंट्रिंसिक नाम से समझ में आ गया ना, अंदर वाली। ठीक है, अंतर्निहित प्रेरणा ये हो गया। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं? ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, तार्किक रूप से मूर्त संचरण अवस्था में सोचेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है, औपचारिक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो समस्या समाधान समालोचनात्मक नहीं कर रहे हैं, केवल तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? शुरू कर दिया है ना, शुरू करा है हमने, कहाँ पे, कहाँ गया? मूर्त संचरण अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छात्रों को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अच्छा सिखाना है बच्चे को, उन्हें लंबे व्याख्यान दो, जो अभी मैं कर रही हूँ, उन्हें प्रश्न पूछने और अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करो, बहुत अच्छी बात है, अगर आप सामने होते तो मैं भी आपको उत्साहित करती। उन्हें महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने के लिए कहूँ, जिसे मैं कर रही हूँ। उन्हें एक शांत वातावरण प्रदान करो, नहीं। ठीक है, सो ये मेरी लिमिटेशंस है कि मैं अभी आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, तो अभी आपको नहीं कर सकती। ठीक है, तो जितना है उतना कर दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो ये आएगा इसका सही आंसर कि बच्चों को हमें प्रश्न पूछना, अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करोगे तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त विधि कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 19। कक्षा में फॉर्मेटिव आकलन कैसा होता है? फॉर्मेटिव आकलन क्या होता है? दो प्रकार के आकलन होते हैं, फॉर्मेटिव होता है और एक समेटिव होता है। सम मतलब अंतिम मूल्यांकन, ठीक है, और फॉर्मेटिव मतलब होता है चल रहे सीखने की निगरानी में सुधार।
फॉर्मेटिव जैसे भैया अभी मैं बोल रही हूँ आपको, अभी आपका समेटिव नहीं है। समेटिव कब होगा? जब आप सीटेट के एग्ज़ाम दोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज़ द समेटिव आकलन। फॉर्मेटिव आकलन क्या होता है? जो आपको बीच बीच में जो आप गलतियाँ कर रहे हो, मान लो एक मैच खेल रहे हो, मैच में आपका शॉट गलत जा रहा है, तो मैंने आपको बोला कि नहीं यार इसको यहाँ से मारो तो सही जाएगा, उस पर आपने प्रैक्टिस करी और फिर आपका मैच सुधर गया और फिर आपने समेटिव में वो चीज़ ध्यान रखी। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव समेटिव है। फॉर्मेटिव बहुत बार होता है, समेटिव एक बार होता है। ठीक है, समेटिव अंतिम होता है। नेक्स्ट करते हैं रचनावाद। रचनावाद किस पे बल देता है? रटकर हटाओ, शिक्षार्थियों के ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पुनर्बलन द्वारा सीखना, रचनावाद नहीं, शिक्षक केंद्रित हट। ऑप्शन ही ऐसे देंगे कि वो अलग ही बन जाएंगे। ठीक है, कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पश्च परंपरागत स्तर, पश्च इसको गैर बोला था ना, जो गैर नहीं पर परंपरागत स्तर बोला था, है ना। तो उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? व्यक्तिगत नैतिकता की बात करते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी नैतिकता होती है, व्यक्तिगत मतलब ये होता है। तो अपन को उसके हमारे जो अधिकार हैं, तो हमारे मतलब उसके हमारे जो अधिकार हैं, ठीक है, तो उसके भी ये अधिकार हैं, है ना। तो और हमारे जो कर्तव्य हैं वो उसके भी कर्तव्य है। पता नहीं आपको समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात। अब देखो यार भाई, आप कुछ ऐसा काम ना करो जो उसके अधिकारों को छीनता हो। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तिगत नैतिकता। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकुंठित अधिगम, कंट्रोल लर्निंग। कंट्रोल लर्निंग कैसे सीखते हैं आप? तो इसको ध्यान रख लो भैया, कंट्रोल लर्निंग व्यवहारवाद के माध्यम से सीखी जाती है। ठीक है, बाल विकास की कौन सी विशेषता सही है? यह सीधी रेखा में होता है बाल विकास। अभी तो पढ़ लिया था विकास हमने, सीधा तो होता ही नहीं है। सतत प्रक्रिया है, हाँ ये बहुत हद तक सही लग रहा है। केवल प्रारंभिक जीवन में होता है, नहीं। सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं, बिल्कुल नहीं। यह एक सतत प्रक्रिया है, ये सही है। ठीक है, सभी बच्चों की अलग अलग होती है और विकास होने की गति। वाइगोत्स्की के अनुसार किस क्रिया से बच्चे बौद्धिक विकास होता है? किस क्रिया से बच्चे का बौद्धिक विकास होगा? वह स्वतंत्र अन्वेषण करेगा। पहली चीज़ तो बता, वाइगोत्स्की ने क्या बोला? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करी। जब वो सामाजिक सिद्धांत की बात करी तो समाज से ढूंढो। स्वतंत्र अन्वेषण, सहपाठी का साथ सहयोग, सामाजिकता आ गई। औपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष निर्देश, नहीं। तो इन दोनों में स्वतंत्र अन्वेषण भी ठीक लग रहा था, बट चूंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, उस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धिमत्ता का प्रकार नहीं है? कौन कौन सी बुद्धिमत्ता दी है? तर्कसंगत दी है, शारीरिक गतिशील दी है, पारस्परिक भी दी है, यांत्रिक नहीं दी है। यांत्रिक नहीं दिया, अभी अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, जब बच्चे अपने सामाजिक और नैतिक निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर करते हैं तो यह किस नैतिक स्तर का हिस्सा है? तो जब ये परंपरागत रूप से चलता है हमारा, जब हमारे नैतिक निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर होते हैं तो हमारा कौन सा होता है? परंपरागत नैतिकता आती है, वंडुरा के उसमें आ जाएगा ये। ठीक है, पियाजे, वंडुरा नहीं आएगा रे, कोहलबर्ग आ जाएंगे ना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, अब देखो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में होते हैं तो वो क्या सीखते हैं? तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा भैया ठोस तर्कसंगत सोच। ठीक है, अमूर्त तो यहाँ से वहाँ तक आएगी नहीं कि वो इंद्रिया हो गई, रचनात्मक का विकास नहीं। तो कंक्रीट का में आएगा ठोस और तर्कसंगत सोच में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन की प्रक्रिया क्या होती है? समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है? देखो ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक तो पहला ये बोल रहा है नई जानकारी को पुरानी से तो लिखा है स्कीमा में समायोजित करना। नई जानकारी के आधार पर पुरानी स्कीमा को बदलना, दैट इज़ दी एकोमोडेशन। समायोजन मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो उसको एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट करना। तो आप कैसे एडजस्ट करोगे? जानकारी को स्मृति ये नहीं आएगा। नई जानकारी के आधार पर पुरानी स्कीमा को बदलना मतलब पहले हमें बच्चे थे तो हमको ऐसा लगता था, फिर जब हम उसकी बात में तर्कसंगत हुए तो हमको अब ऐसा पता है तो हमने पुराने ज्ञान को हटा लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। क्या बता रही थी यार मैं, एक तो बीच में आ जाते हैं तो भूल जाती हूँ मैं। क्या बोल रही थी मैं, कहाँ थी यार? हाँ, नई जानकारी के आधार पर पुरानी स्कीमा को बदलना। जैसे अपन लोग बच्चे थे ना, तो बच्चे थे तो अपने
बोलते थे कि क्या बोल सकते हैं, पानी गिर रहा है तो अपन भगवान ने पानी गिराया या फिर जो भी अपना चलता था, पर अपन को अब समझ में आया कि पानी कैसे गिरता है। ठीक है, वो पूरा अपन को वाटर सर्कल पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम अपनी स्कीमा में चेंज कर लेते हैं। तो जब भी वर्ड आ जाए समायोजन, समायोजन मतलब होता है एडजस्ट करना। ठीक है, समझ में आ गई। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में सबसे अधिक महत्व देता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जैसे ही आया तो हमको किसको लगाना है? वाइगॉट्स्की को लगाना है। ठीक। अधिगम में निरंतरता का क्या अर्थ है? अधिगम में निरंतरता का क्या अर्थ है? अधिगम में निरंतरता, प्रत्येक अधिगम प्रक्रिया एकदम अलग होती है। इसमें निरंतरता क्या है? अधिगम में सतत प्रक्रिया है। हाँ, इसमें निरंतरता का दिख रहा है सतत। अधिगम स्थायी है? नहीं। अधिगम सीमित है? नहीं। तो इसमें सही क्या है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है। स्किनर का कौन सा सिद्धांत शिक्षा के में प्रबल रूप से उपयोग होता है? स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत को ऑपरेशनल कंडीशनिंग दिया था। ठीक है। उसके बाद आता है, स्किनर ने बताया ना मैंने। अच्छा, स्किनर का वीडियो भी मैं डाल दूंगी मेरे प्लेलिस्ट में, आप लोग देख लीजिए यार, प्लेलिस्ट है ना इसकी, इसमें वाइगॉट्स्की भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे समझा है। जीन पियाजे वाइगॉट्स्की को कंपैरिजन करके पढ़ाया है। ठीक है, इसका भी मैं वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। और प्लेलिस्ट अब भी बना दूंगी, अभी बनाई नहीं है। सीटेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो उसको देख लेना। ठीक है क्या? उसके बाद है स्वायत्तता बनाम लज्जा। स्वायत्तता बनाम लज्जा किस एज में आता है बच्चे को? तो ये भैया आता है प्रारंभिक बचपन में। स्वायत्तता बनाम लज्जा कब आता है? प्रारंभिक बचपन में आ जाता है। ठीक है। वाइगॉट्स्की के अनुसार किस बच्चे में इसका सर्वाधिक प्रभावी रूप सीखने का समय वह होता है जब बच्चा कार्य करने में सक्षम होता है लेकिन दूसरों की मदद करने से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं भैया, देखो कुछ चीज़ बताऊँ मैं आपको। प्रेरणा क्षेत्र यूज़ किया ही नहीं है इन्होंने। वाइगॉट्स्की की बात करूँ, प्रेरणा क्षेत्र उन्होंने नाम यूज़ नहीं किया। संज्ञानात्मक विकास यूज़ किया ही नहीं है। स्वायत्त क्षेत्र, निकट विकास क्षेत्र, आप इसमें कंफ्यूज हो गए, बट आपको पता है उन्होंने निकट समवर्ती क्षेत्र बताया है या नहीं बताया? तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सिद्धांत के कुछ कुछ वर्ड्स अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। शिक्षण में प्रतिबिंबित क्रिया का क्या उद्देश्य है? ठीक है, प्रतिबिंबित क्रिया का क्या उद्देश्य है? पहला क्या बोल रहा है ये? शिक्षण की विधियों का पुनः आकलन करना। हाँ, ये लग रहा है प्रतिबिंबित क्रिया। पुराने पाठों की पुनरावृत्ति करना। छात्रों के सीखने में रुकावट डालना हो ही नहीं सकता। केवल व्याख्यान देना हो ही नहीं सकता। ये दोनों बात आती है। तो शिक्षण में प्रतिबिंबित क्रिया है, तो शिक्षण की विधियों का पुनः आकलन करना इसका आंसर होगा। ठीक है, पाठों का नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? यही है ना, शिक्षण की विधि का पुनर्आकलन है। ठीक है। फिर है एरिक्सन। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था, अभी बताया था, किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रम। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमत्ता का प्रकार है? अभी हमने यांत्रिक को करा था कि नहीं है? ये मौखिक भाषा ही है। ठीक है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? बंडूरा का अभी अपन ने पढ़ा, बंडूरा अनुकरण की बात करते हैं। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्वाग्रह से कैसे निपटा जा सकता है? पूर्वाग्रह क्या होता है ये पता है? पूर्वाग्रह मतलब होता है भाई साहब, क्या बोल सकते हैं? पूर्वाग्रह तो अंधविश्वास नहीं होते हैं, लोग बोल देते हैं और उस चीज़ को मान लिया जाता है, दैट इज़ दी पूर्वाग्रह। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि क्या बोलोगे यार आप? क्या बोलोगे? मुझे तो बहुत बेकार एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, मतलब वो जाति धर्म पे याद आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ वो। ठीक है। जैसे चलो यार बता ही दो, जैसे धर्म की बात करूँ तो भैया पूर्वाग्रह है कि मुसलमान ही आतंकवादी है, मतलब अपन मुसलमान सोच लें कि उसकी दाढ़ी बड़ी है और वो ऐसा पहना हुआ है, तो ये पूर्वाग्रह है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्वाग्रह को कैसे निपटा जा सकता है? छात्रों के प्रदर्शन की तुलना समीक्षा द्वारा, शिक्षण के दौरान निरंतर मूल्यांकन द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध की उपेक्षा द्वारा। ये उपेक्षा तो यहाँ से वहाँ तक नहीं आएगा। केवल छात्र प्रक्रिया पर निर्भरता द्वारा, बिल्कुल नहीं आएगा। एक और दो में से कुछ आएगा। अब पूर्वाग्रह को कैसे निपटोगे? तो आप तुलना करके, छात्रों के प्रदर्शन की तुलना क्यों करोगे यार? उससे कैसे होगा? तो शिक्षण के दौरान निरंतर मूल्यांकन द्वारा होगा। ठीक है।
छात्रों की तुलना करने से कैसे होगा? शिक्षण के दौरान आप निरंतर मूल्यांकन करोगे तो उससे ही तो उनका पूर्वाग्रह दूर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत? ठीक है, फिर है प्याजे की संकल्पना की प्रक्रिया किस में होती है? प्याजे की संकल्पना की प्रक्रिया किस में होती है? संकल्पना, कौन संकल्पना इमेजिन कर सकता है भाई साहब? इमेजिन कर सकता है औपचारिक संचालन अवस्था वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको संकल्पना नहीं समझ आया तो कॉन्सेप्चुअल, कौन बच्चा कॉन्सेप्ट निर्मित कर सकता है? तो भैया बड़ा वाला बच्चा कर सकता है, औपचारिक वाला। ठीक है, फिर है किस सिद्धांत में सामाजिक बातचीत को अधिगम का मूल आधार माना गया है? अब सामाजिक आ गया तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगॉट्स्की ने दिया है, ZPT की बात करी है, निकट विकास क्षेत्र की बात करी है। आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ इफिशियंसी किससे संबंधित है? किसी कार्य में सफल होने की व्यक्ति की आंतरिक धारणा। बिल्कुल सही बात है, सेल्फ समझ में आ ही रहा ना, सफल होने की व्यक्ति की आंतरिक धारणा। दूसरे भी देख लो, दूसरे से अपेक्षाएं कट, सेल्फ तो आएगा ही, बाहरी पुरस्कार कट, अन्य व्यक्ति कट, सेल्फ की बात हो रही तो खुद को ही देखो ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा आ जाता है, चल रहा ना वीडियो? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं? बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, निर्माणवाद। इसमें व्यवहारवाद बोलता है बच्चे व्यवहार से सीखते हैं, सामाजिक अधिगम बोलता है कि बच्चे सामाजिक अधिगम समाज से सीखते हैं, और मानवतावादी बोलता है कि मानव होने के नाते सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्ञान होता है। बट निर्माणवाद बोलता है कि बच्चे अपने खुद के जो ज्ञान होता है उसका निर्माण करते हैं। ठीक, खुद के कॉन्सेप्ट इधर उधर से जोड़ के बनाते हैं। बाल विकास में कौन सा कारक प्रभावशाली नहीं माना जाता है? नहीं, ध्यान रखना। अनुवांशिकता तो मानक है ना यार, मानेंगे क्यों नहीं? पर्यावरण तो, अनुवांशिकता पर्यावरण तो है ही। सामाजिक आर्थिक ये भी करेगी। मौसम, बाल विकास में भाई साहब मौसम क्या करेगा? सक्रिय अधिगम, लर्निंग में सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? एक्टिव लर्निंग, शिक्षक का व्याख्यान, दे दो व्याख्यान, छात्र का समूह चर्चा में भाग लेना, ये एक्टिव लर्निंग दिख रही है। छात्र को पाठ पढ़ाना गलत, परीक्षा देना गलत, यही सही आंसर है। ठीक है, किस सिद्धांत में कहा गया है कि अनुकूलन और आत्मसात की प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है? अनुकूलन और आत्मसात, देखो ये है ना, दो चीज़ें यूज हुई थी प्याजे भाई साहब की। ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, एकोमोडेशन, दैट इज़ द अनुकूलन। ठीक है, और एक और चीज़ होती है उसमें आत्मसात करना। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें भैया किसने? प्याजे ने बताई थी, और उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज़ किया था स्कीमा का, कि स्कीमा में हम किसी भी नॉलेज का अनुकूलन करते हैं और या उस चीज़ को आत्मसात करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए प्याजे के उसमें भी अनुकूलन आता है, आत्मसात आता है, संज्ञान आता है। ठीक है, चार क्या बोल सकते हैं, चार मैंने डिवाइड करा है ना संक्रियाओं में, अवस्थाओं में, चार अवस्थाएं आता है, ये केवल अवस्थाएं आता है, तो इसमें प्याजे का नाम आएगा। ये वर्ड लिख लो, अनुकूलन, आत्मसात, संज्ञान, चार अवस्था, और एक और लिखना स्कीमा। तो ये पूरे की बात कौन करते हैं? जीन प्याजे। ठीक है, फिर आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगॉट्स्की। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। शिक्षण में पुनर्बनन, दैट इज रीइंफोर्समेंट का उपयोग का सिद्धांत किसके अंतर्गत? रीइंफोर्समेंट व्यवहारवाद में देते हैं। आपको बताओ, आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव, आपको किसी ने पुरस्कार दिया तो आपके व्यवहार में चेंज होगा, आप उसको बार बार करोगे। आपको किसी ने दंड दिया, आपके व्यवहार में चेंज होगा, आप उसको दोबारा नहीं करोगे। तो ये आपके किस में चेंज हो रहा है? व्यवहार में चेंज हो रहा है। तो पुनर्बनन मेनली किस पे वर्क कर रहा है? आपके व्यवहार पे कर रहा है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। देन बालक के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? अनुवांशिकता तो है ही, परिवार सामाजिक भी है, स्कूल है, अध्यापक भी है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है परिवार और सामाजिक परिवेश। कैसे? परिवार, सामाजिक परिवेश में स्कूल विस्कूल सब आ जाते हैं। इसीलिए किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सीखते हैं? अब देखो, व्यवहार का अनुकरण आ गया तो मतलब बंडूरा आ गया, दिख रहे हैं बंडूरा ये रहे। ठीक है, तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत अनुकरण वाला आ जाएगा। किस अवस्था में बच्चे अमूर्त तर्क चिंतन करने की क्षमता प्राप्त करते हैं? अभी हमने पढ़ा था अ से अमूर्त, अ से औपचारिक संचालन अवस्था।
ठीक है। सो आई होप आपके काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये हमारी सेकंड वीडियो है और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी जो कि मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताए हैं एरिक्सन वगैरह इन सब के। तो उसमें हमारे बहुत सारे जो MCQs हैं, ठीक है, वो उससे बहुत ऊपर ऊपर तक का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सो इस प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैसी लगती है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।